हाँ जी, चलिए। तो कल हम लोगों ने मोशंस को शुरू किया था, है ना। मोशंस शुरू किए थे कल हम लोगों ने, पृथ्वी की गतियां, जिसमें हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन दो पार्ट देखे थे, और जिसमें रोटेशन हम देख चुके हैं और आज हमें रेवोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन, ठीक है, पानी के लिए बोल, रेवोल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए बोल देते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ये ईयरली मोशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और यहाँ से हम सीजन्स, चेंज इन सीजन, तो रिवॉल्यूशन किसके लिए है, चेंज इन सीजन, ठीक है। तो सीजन में जो बदलाव होते हैं उस चीज को लेकर के यहाँ पर बात है, चेंज इन सीजन को लेकर के बात है। और यहाँ पर हम वार्षिक गति को लेकर के बात करते हैं, ईयरली मोशन को लेकर के बात है कि जो मौसम में बदलाव होते हैं, मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर है ना, उसको लेकर के बात करने वाले हैं हम। तो रिवॉल्यूशन होता क्या है ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ, ये अर्थ है जो ये अपनी जो रोटेट कर रही है, जो कभी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो ये आपका रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो सन को लेकर के, सन के चारों तरफ जब अर्थ है जो वो घूमती है, अर्थ अर्थ अर्थ, ठीक है, तो इसको हम रिवॉल्यूशन कह देते हैं। तो कितना समय लगता है अर्थ को एक रिवॉल्यूशन में, 365 दिन, 365 डेज, 6 घंटा 9 मिनट, 6 घंटा 9 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये 365 डेज तो हो ही गए, प्लस एक 6 घंटा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 चौक 24, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई बाई आप 4 करोगे तो इज इक्वल टू 24, 24 का मतलब एक दिन, 6 घंटा, 6 चौक 24, तो 24 घंटा एक दिन, तो 1 एक्स्ट्रा डे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इसको हम क्या है कि 1 एक्स्ट्रा डे है जो वो बोल देते हैं, 1 एक्स्ट्रा डे, एंड दिस 1 एक्स्ट्रा डे इज नोन एज लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। तो देन दिस 1 एक्स्ट्रा डे इज नोन एज लीप ईयर, ओके। एंड देयर आर 4 phases of revolution, there are 4 phases of revolution, 4 phases of revolution, there are 4 phases of revolution। अगर हम 4 phases के बारे में बात करते हैं तो 2 हो गए आपके इक्विनॉक्स और 2 हो गए, मतलब एक होता है इक्विनॉक्स, एक होता है इक्विनॉक्स और एक होता है सोलिस्टिस यानी संक्रांति, सोलिस्टिस, ठीक है। इक्विनॉक्स में भी 2 पार्ट होंगे, इक्विनॉक्स में भी 2 पार्ट होंगे, जिसको एक को बोलेंगे स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स और एक को बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स और एक होगा ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। और सॉलिस्टिस में भी 2 होंगे, वन इज समर सॉलिस्टिस and another one is winter solstice, winter solstice। Spring equinox happens on 21st of March and autumn equinox 23rd September, summer solstice 21st June and winter solstice
22nd of December, right? These are the 4 phases of revolution. These are the 4 phases of revolution. And what do you mean by equinox? What do you mean by equinox? Equal days and equal nights. मतलब कि जब जो सूर्य है, जब वो समय जब सूर्य है जो वो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पर परपेंडिकुलरली पड़ता है, ठीक है? तो जब हमारी अर्थ पर वो परपेंडिकुलरली है जो वो रोशनी दे रहा होता है, इन दैट केस हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उस केस में हम उसको इक्विनॉक्स बोल देते हैं, ठीक है? और जब परपेंडिकुलर है ना, कि सन जब परपेंडिकुलर होता है, सन इज परपेंडिकुलर टू अर्थ, ठीक है? सन इज परपेंडिकुलर टू अर्थ, ठीक है? और यहाँ हम कहें इक्वेटर अर्थ, और ब्रैकेट में आप इक्वेटर कह दीजिए, इक्वेटर। और अगर मैं यूं कहूं कि सन इज परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन है जो, सन इज परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको हम समर सोलिस्टिस कह देंगे। एंड इफ सन इज परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हम इसको विंटर इक्विनॉक्स कह देंगे। सिंपल, ठीक है? तो सन जब परपेंडिकुलरली ओवरहेड होता है किस पर? इक्वेटर पर, तो फिर वो इक्विनॉक्स की पोजीशन हो जाती है। और जब परपेंडिकुलर होता है कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो वो हो जाती है समर सोलिस्टिस। और जब कैप्रिकॉर्न पर होता है तो हो जाती है विंटर सोलिस्टिस, ठीक है? तो ये कंडीशंस हैं जो वो आपको समझनी होंगी क्या होता है। तो वैसे तो कल मैंने आपको एक छोटा सा बता ही दिया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा, ठीक है? फिर से छोटा सा। वन इज, ये है जो पोजीशन 1, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? तो सन को कितना टाइम लगता है? सन इस जगह पर है, मान लीजिए 21 ऑफ मार्च, ठीक है? 21 ऑफ मार्च को यहाँ से चलेगा, तो मतलब ओवरहेड है, तो दिस इज द इक्विनॉक्स पोजीशन। एंड फिर इट विल टेक 3 months टू रीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द डेट इज 21 ऑफ जून, okay? And then when it revert back, it again takes 3 months to come back, and this date is 23rd September, which is known as autumn equinox. And again it will take 3 months to reach tropic of Capricorn, or this date is 22nd of December, right? ठीक है? These are the 4 phases, है ना? So this is our sun, exactly at the center. Exactly at the center. Sun is exactly at the center. और सन, ओके, सन इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। अब हमारी जो अर्थ है वो कहाँ है? तो मान के चलते हैं कि द पोजीशन ऑफ अर्थ इज हियर। इफ द पोजीशन ऑफ अर्थ इज हियर, इट मीन्स कि डायरेक्ट सनलाइट, व्हेन द डायरेक्ट सन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सनलाइट टू द अर्थ, जब सीधी सीधी किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर जब डाल रहा है ना? इक्वेटर से शुरू कर लेते हैं। तो अगर इक्वेटर के ऊपर वो अपनी सनलाइट डाल रहा है, तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर अगर मान लेते हैं ये इक्वेटर है और यही तो है, ऐसी ही तो है पोजीशन, टिल्टेड है ना अर्थ हमारी, टिल्टेड है हमारी अर्थ, ठीक है? तो ये 2 पोल्स हो गए आपके, ये 2 पोल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है इस वाले रीजन में, ठीक है, जो उसको सीधी सनलाइट इस जगह पर मिल रही है, तो ये हो जाएगी वो पोजीशन जिसको हमने बोला 21 मार्च की पोजीशन। दिस इज 21 ऑफ मार्च एंड दिस इज नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स,
इसको हमेशा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रहेगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद रहेगा क्योंकि 21 मार्च की जो पोजीशन है, मार्च में यहाँ पर कैसी कैसी कंडीशन रहती है, मार्च में कैसा रहता है, प्लीजेंट वेदर रहता है ना, अच्छा वेदर रहता है यहाँ पर। तो अच्छा वेदर रहता है तो मतलब अगर इंडिया के हिसाब से कहें तो अच्छा अच्छा सा मौसम यहाँ पर होता है, प्लीजेंट वेदर रहता है इन इंडिया, प्लीजेंट वेदर। ठीक है, अच्छा मौसम होता है भारत में कब, मार्च का महीना, सोचो है ना। अब मार्च के महीने के बाद फिर अब सन है जो वो ऊपर जाना शुरू होगा, सन स्टार्ट्स मूविंग, और फिर जब वो ऊपर जाएगा और फिर वापस से, जब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर मान लीजिए कि अर्थ की पोजीशन है, अब अर्थ की पोजीशन मान लो इस जगह पर है, और इस जगह पर अगर अर्थ की पोजीशन है तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उसके ऊपर सीधे आ गया है, ठीक है। मतलब ये आपको जो इस तरीके से दिख रहा है तो 2D में है ना, तो आप इसको ऐसे कर लो, इस पूरे को उठा के ऐसे कर लो, सन की रेज अब किसके ऊपर पड़ रही हैं, ये घूमा और घूमता 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 ऐसे आ गया, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि यहां पर है, मान लीजिए कि ये आपका, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस समय अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी रेस सीधी पड़ रही है तो ये हो जाएगा 21 ऑफ मार्च, सॉरी 21 ऑफ जून, जून। तो बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन रहेगी, मतलब जब सन यहां से मूव कर रहा है इधर, तो मार्च के बाद मई जून जुलाई क्या फील करते हो इंडिया में, गर्मी। तो यहाँ पर है गर्मी, है ना। तो पूरे सिर्फ इंडिया में गर्मी है, और इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन रहेगी, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी हमेशा समर्स, हाँ गर्मी, ठीक है, समर रहेगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी। क्यों होगी विंटर, क्योंकि सन है जो वो अब यहाँ से यहाँ आ गया है। तो आपको उसको ये बात समझ में आ रही है कि सन जब यहाँ से यहाँ आ चुका है, इस जगह पर आ चुका है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ से इस जगह की दूरी बढ़ गई है ना। तो अब इधर सर्दी है, ठीक है। तो इस दौरान जब यहाँ गर्मी है तो उस दौरान यहाँ सर्दी है। तो ये वही टाइम है कि जब आप लोग कहाँ होते हो, जब आप लोग यहाँ पर कहाँ होते हो, घर के अंदर, है ना। जब वो कहते हैं कि चलो बाहर मुलाकात करेंगे तो मना कर देते हो, है ना कि नहीं, क्यों, क्योंकि पार्क में बैठने का टाइम नहीं है, ये लू चल रही है, गर्मी लग रही है, अच्छा नहीं लगता, है ना, तो मना कर देते हो, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे एंजॉयमेंट चल रहा है, मतलब एंजॉयमेंट नहीं चल रहा क्योंकि उनकी सर्दियाँ अलग टाइप की होती हैं, जिसको हम सर्दी कहते हैं वो सर्दी है ही नहीं रियल में देखा जाए तो, उनकी सर्दी बहुत कठोर है, बहुत टफ है, हार्श, ठीक है। 21 ऑफ जून को ये कंडीशन होगी, एंड देन अगेन फिर उसके बाद वापस से वही कंडीशन कि ये घूम के आएगा, और मैं कहूँ कि ये वापस से अब यहाँ से वापस इस जगह पर आ रहा है। तो अगेन 23 ऑफ सितंबर, मतलब यहाँ से चल करके इधर आ रहा है। तो अब सन जब वापस आ रहा है तो इक्वेटर के ऊपर वापस से लाइन पड़ेगी, मतलब ये जो रेज हैं, ये रेज हैं, ठीक है। तो अगर ये कहें तो यहाँ पर ये पोल्स हैं, तो ये हैं जो वो सीधी सीधी पड़ रही हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर सीधी सीधी रेस पड़ रही हैं। और अगर सीधी सीधी रेस पड़ रही हैं इस जगह पर इक्वेटर पर, तो इसका मतलब है यहाँ से 23 ऑफ सितंबर का टाइम है, 30 तो वही कंडीशन जो वहां थी यहाँ। अब सितंबर में यहाँ पर कैसा मौसम होता है, बरसात वाला, है ना, अच्छा अच्छा सा मौसम। तो जैसा वहां पर था प्लीजेंट वेदर, वैसे यहाँ पर फिर से प्लीजेंट वेदर हो जाता है। क्यों, क्योंकि गर्मी के बाद अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, जून के बाद हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई, जून से बारिश शुरू हो जाती है इंडिया में। 1 ऑफ जून केरला कोस्ट पर टकराता है, उसके बाद एंट्री मार जाता है और फिर बारिश शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये वो टाइम है कि जब हम लोग क्या है, किसको एंजॉय कर रहे हैं, बरसात होना शुरू हो गई, ठीक है। तेज बारिश इस समय हो रही है, लेकिन इस जगह तक आते आते जब 23 सितंबर आ जाता है तो उसके बाद बरसात भी ओके ओके हो जाती है। तो अब हमारा मौसम फिर से ठीक होने लगता है। अब सर्दियों की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, अब ये मौसम ठीक होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का एंजॉयमेंट फिर से बढ़ जाता है, और फिर बाहर घूमना, बाहर मिलना, पार्क में बैठना, ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं सितंबर में भारत में,
भारत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड देन अगेन फिर जब हम इस पोजीशन पर आते हैं तो ये कहां पर है, अगेन ओवरहेड है किस पर, अगेन ओवरहेड है किस पर, हम कहेंगे कि सर अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये इसके ऊपर आ रही, मतलब सन रेज हैं जो वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं तो इसकी वजह से ये वाली पोजीशन पर है अगर सन, तो यहां पर होगी सर्दी। तो मैं कह सकता हूं सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होगी, विंटर्स होंगी, है ना, विंटर होंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये घूम घाम के पहुंचेगा। और ये तारीख कौन सी होगी, ये होगी 22 दिसंबर। ठीक है, तो अब इससे आप मौसम का अंदाज लगा पा रहे हैं। मैंने कहा था मौसम पता चलते हैं। तो इंडिया के बारे में सोचिए या पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में सोचिए। इस समय सन की पोजीशन से ही सारे मौसम बदल रहे हैं। तो ये वो वाला क्वार्टर है, मार्च से लेकर के जून तक गर्मी बढ़ रही है ना, मार्च अप्रैल मई जून, है ना। तो इस टाइम तक गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल मई जून। अब उसके बाद गर्मी का कम होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि अब सन, यहां से देखो, यहां से अगर कहें तो यहां से अब हमारी पोजीशन कहां है, हमारी पोजीशन यहाँ है, ठीक है, हमारी पोजीशन यहाँ है। तो अब सन है जो वो पहले ऊपर आ रहा है, जब अब ऊपर आ रहा है तो गर्मी बढ़ा रहा है, भयंकर गर्मी। अब यहाँ से वापस जा रहा है तो गर्मी कम हो रही, कम होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड था इतना वाला, इसमें हमें तो लगता है सर गर्मी बहुत है, तो इसलिए हम जून की बजाय जुलाई अगस्त भी ले लेते हैं। सर जून जुलाई अगस्त तक खूब गर्मी रहती है ना। तो हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पर तो गर्मी कब से शुरू हो जा रही है, मार्च से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मार्च के बाद जैसे ये ऊपर आना शुरू होगा तो गर्मी आना शुरू हो जाएगी भारत की तरफ, तो भारत की तरफ गर्मी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है और इसका जो सदर्न टिप है 8 डिग्री तो है, भारत का सदर्न टिप 8 डिग्री पे ही तो है। तो यहाँ से मार्च से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी और जून तक जाएगा, फिर वापस जाएंगे तो नीचे जाएगा और फिर सितंबर तक चीजें हैं जो वो नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जब सन दूर दूर जाना शुरू होगा, हमारे देश से दूर दूर जाना शुरू होगा, तो मतलब यहाँ पर ठंड होने लग जाएगी। तो सन की पोजीशन बताती है कि कब किस समय कैसा मौसम होगा। ठीक है, सन की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि किस समय कैसा मौसम होगा। ठीक है, कब। क्लियर, हाँ जी क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक चीज होती है पेरीहेलियन और एक होता है एपहेलियन। ठीक है, तो पेरीहेलियन और अपहेलियन क्या होता है, क्या होता है, हेलियन का मतलब क्या है, सन, हेलियन का मतलब सन, तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू सन। यस, और एपहेलियन, ठीक है, ये तो सही बात है कि सन जब पास होगा तो पेरीहेलियन, जब दूर होगा तो एपहेलियन। बात यहां खत्म हो सकती है क्या, बात क्या है, बात यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है ना। प्लूटो को आप प्लैनेट माने या ना माने, फर्क प्लूटो को नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो फर्क पड़ रहा है ना। उसके होने ना होने से क्या अंतर है, वो हमारे लिए क्वेश्चन है, वो हमारी पढ़ाई है। ठीक है, तो पेरीहेलियन और एपहेलियन की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसा कि आपने बताया कि सर ये ऐसी पोजीशन है, ये ऐसी पोजीशन है कि, ठीक है, तो एक पोजीशन में ये बना देता हूं और एक पोजीशन को मैं ये बना देता हूं। ठीक है, आपको पता है कि सन के चारों तरफ वो घूम रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो हमने देखा ना कि इलिप्टिकल पाथ में वो घूमता रहता है, वो इतना इजीली ऐसा सीधा सीधा नहीं घूमता कि हमेशा एक ही पाथ फॉलो करता है। उसके पाथ में थोड़ा सा चेंज रहता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। रियलिटी अगर बताई जाए तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर सन है, ये यहाँ पर सन है,
ये यहाँ पर सन है, ठीक है। ये अगर सॉरी ये यहाँ पर अर्थ है और ये यहाँ पर सन है। ठीक है, मान लो कि ये सन है, तो अगर ये यहां से बिल्कुल पास में है तो इस पोजीशन को हम क्या कह देंगे, और इस पोजीशन को क्या कह देंगे, अर्थ की इस पोजीशन को एपहेलियन कह देंगे। ठीक है, पेरीहेलियन और अपहेलियन की पोजीशन इसको कह देते हैं, जिसकी वजह से पेरी का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस और एपहेलियन का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। कैसे याद रखेंगे, पास है पास और पास है पेरी, पास है पास और पास है पेरी। ठीक है, तो पेरीहेलियन इज पास वाला मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है ये तारीख कौन सी है। ये जनरली मतलब ये तारीखें बदलती रहती हैं, तो जनरली इसको माना जाता है 3rd Jan और एपहेलियन की तारीख होती है हमारी 4th July। ठीक है, 4th July। ठीक है, तो मोटा मोटा ये बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है, कभी 2 जनवरी हो जाएगी, कभी 1 जनवरी हो जाएगी, कभी 3 जनवरी, कभी 4, 5, इतने में ही घूमती रहती है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन्हीं में से घूमती रहेगी, और वैसे ये भी 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमेशा बदलती रहती हैं, बट मोटा मोटा ऑन एन एवरेज हम इसको ये तारीख मान लेते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। पहले मैं इस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अब मैं इस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ लेंगे। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझू, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि भाई 3 जनवरी की बात कर रहे हो आप, तो 3 जनवरी में भारत में क्या पोजीशन होगी, सर्दियां, है ना। तो सर्दियां, तो यहां पर मैं लिख दूं विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, समर, नीचे समर ऊपर विंटर, सन है पास। ठीक है, सन है पास, सर्दियों का है दिन, आजकल सर्दियों का दिन है, तो सुबह सुबह किसका इंतजार रहता है, दूध वाले का, समर, सन का, है ना। सुबह सुबह इंतजार आपको सन का रहता है भाई, तो सन का इंतजार है और सन है पास, मतलब धूप चाहिए थी और सन आ गया कि ले लो, है ना। जिसका इंतजार था वो आ गया और उसने कह दिया कि ले लो धूप मुझसे, तो मतलब हम हो गए फायदे में। हम क्यों हो गए फायदे में, क्योंकि हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ध्यान देना इस बात को कि हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग, और बिकॉज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं और इस समय सन यहाँ पर पास है, तो क्योंकि बेटा सन यहाँ पर पास है, इसलिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सन की ज्यादा लाइट हमें मिल रही है। भले ही सन इस समय पोजीशन क्या है सन की, सन की अगर हम पोजीशन कहें तो सन की पोजीशन इधर कहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ के वो पास है। ठीक है, अगर हम देखें परपेंडिकुलरली तो वो यहाँ है, यहाँ गर्मी कर रखी है, तो क्योंकि यहाँ गर्मी कर रखी है तो यहाँ पर है ठंड, ऊपर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ठंड, नीचे है गर्मी। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस उन दोनों का पास हो गया है, तो इसलिए जितनी सर्दी हमें मिलनी चाहिए थी उतनी सर्दी हमें नहीं मिलती है कंपैरेटिवली। रियल में जो आप सर्दी से, जो अभी आप जेब में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, ये सर्दी अगर आपको रियल में मिल रही होती तो आप इस वक्त हीटर अपने अंदर ऐसे फंसा रखा होता, जैसा कि इग्लूज वगैरह में देखा होगा आपने, है ना। इग्लू में आप जब बर्फ वाले क्षेत्र में जाते हैं तो उनके कपड़ों का डिजाइन ऐसा होता है कि हीटर रखते हैं, अपना कोयला रखते हैं अंदर रखते हैं, क्योंकि भाई खौलते हुए पानी में वहां पर लोग नहा लेते हैं, क्योंकि जब वो पानी नीचे से उठा करके ऊपर तक लाते हैं इतनी देर में वो नॉर्मल हो जाता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल का मतलब नहाने लायक हो जाता है। खौलता हुआ पानी, नीचे से आग जल रही है, खोल रहा है वो लगातार, और उठा करके नहा रहे हैं। ऐसे वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दी इतनी नहीं, ये तो ज्यादा हो गया मतलब ऊपर फेंकने पर बर्फ जम जाएगी। अच्छा, ये कहाँ, किस जगह की, अंटार्कटिका वगैरह पे, उन जगहों पे अलग बात होगी, मतलब सही बात है। तो कहने का मतलब है कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पोजीशन है, आपको जो याद रखना है वो क्वेश्चन यही है। मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट में पास दूर तो छोटी सी बात हो गई, ये तो सबको पता है, मतलब आपको पता ही है, सबको तो नहीं पता लेकिन आपको पता है ये बात। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये है, और उसकी भाषा जब वो पूछेगा ना घुमा के, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है।
कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें फायदा हो जाता है, फायदा है ना, गेन। यहां पर हमें गेन हो रहा है। क्यों गेन हो रहा है? बिकॉज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सन पास है, तो सर्दी जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, और नीचे वाले की बात करो, गर्मी का टाइम है, सन इसके ओवरहेड है, समर्स है ना यहाँ पर, तो सन तो ओवरहेड है, तो वो तो हमारे यहाँ भी रहता है, लेकिन पास भी तो है, तो गर्मी जितनी मिलनी चाहिए थी वो और तिल मिला रहा है। ठीक है, कि बताओ, मतलब जितनी रियल में जितनी गर्मी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल रही है, तो लॉस हो गया सदर्न हेमिस्फीयर वाले को, लॉस। सदर्न हेमिस्फीयर वाला है लॉस में। क्यों? क्योंकि उसको जितनी गर्मी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा गर्मी मिल रही है, हमें जितनी सर्दी मिलनी चाहिए थी उससे कम सर्दी मिल रही है। ठीक है, हमारे यहाँ विंटर्स ओके हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। भारत तो डबल फायदे में है, क्योंकि क्यों है डबल फायदे में भारत डबल फायदे में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक लेता है। वो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक लेगा, अंदर ही नहीं आने देगा। तो अगर वो उसको अंदर नहीं आने देगा तो उससे क्या होगा कि उतनी सर्दी जितनी रियल में होनी चाहिए थी उससे कम सर्दी मिलेगी। तो एक ये भी फैक्टर है, एक वो भी फैक्टर है। वो तो इंडिया का हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फायदे में हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पेरीहेलियन सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं एपहेलियन की सिचुएशन में। 4 जुलाई क्या होगी कंडीशन? क्या होगी कंडीशन बताओ, क्या होगी कंडीशन? अच्छा सा गोला बनाएंगे। तो 4 जुलाई में आपको पता है कि सर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? समर, और यहाँ पर विंटर। ठीक है, अब समझना, भारत में है गर्मी, तो इस टाइम हमें धूप में बैठना है नहीं भाई, भारत में गर्मी है, तो अगर गर्मी है तो गर्मियों में धूप में बैठता है कोई? एसी में रहता है। ठीक है, अंदर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, एसी में रहते हैं, छांव में रहते हैं, राइट। तो गर्मियों में आप छांव में रहते हैं और गर्मी है, मतलब हमें सन नहीं चाहिए, तो सन दूर है। हमें सन चाहिए भी नहीं था और सन है भी दूर। ठीक है, वो दूर से ही फेंक रहा है इतनी गर्मी जितनी हम झेल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला किसमें हो गया? यहां पर गेन हो गया, फायदा हो गया हमें कि नहीं हो गया? हमें यहां फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी नहीं चाहिए थी और सन दूर है, तो यानी कि जितनी गर्मी एग्जैक्टली होनी चाहिए, मान लीजिए कि बीचों बीच होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता। ठीक है, लेकिन जितनी गर्मी हमें मिलनी चाहिए थी उससे कम गर्मी मिल रही है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर वाले की बात करें, यहां पर है ठंड। अब ये किसकी इंतजार कर रहा है? ये किसका इंतजार कर रहा है? सन का, और सन है दूर, तो इसके यहाँ ठंड है और सन है दूर, इसको और ज्यादा ठंड मिल रही है। ठीक है, ऑलरेडी ठंड में है और ज्यादा ठंड मिल रही है, तो मतलब फिर इसका लॉस हो गया दोबारा। तो मतलब कहने का कि एपहेलियन हो चाहे पेरीहेलियन हो, दोनों ही पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें फायदा होता है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर वाले को लॉस होता है। ठीक है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, हमें ये एपहेलियन और पेरीहेलियन की पोजीशन की वजह से फायदा या नुकसान होता है। तो कभी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए व्यक्ति अगर कोई परिचित हो तो उससे बात कीजिएगा, है ना। मैंने एक बार बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया घूमने आते हैं सर्दियों में, है ना, यहाँ हमारे यहाँ सर्दियों की छुट्टियां होने ही वाली हैं, सर्दी। तो उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी कि अपने यहाँ की सर्दी को यहाँ की सर्दी मत समझ लेना, यहाँ जम जाओगे, यहाँ बहुत खतरनाक सर्दी है। ठीक है, तो वहां की सर्दी यहाँ जैसी नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? शायद उसको पता नहीं होगा कि मास्टर तो ज्योग्राफी का है, तो उसको 2 ज्ञान दिए हमने फिर कि ये इसलिए ऐसा है। ठीक है, उसको ये तो पता है सर्दी है, लेकिन क्यों है ये नहीं पता। ठीक है, तो खैर समझ गए। तो पेरीहेलियन और अपहेलियन की पोजीशन समझ में आई आपको। वैसे ही सिमिलरली एक पोजीशन क्या होती है? पेरिजी और एपोजी की पोजीशन। तो इसमें क्या होगा? ये मून के साथ है, पेरिजी और एपोजी। ठीक है, पेरिजी और एपोजी की जो पोजीशन है उसके बारे में अगर बात करें तो आप ये मान के चलिए कि
सेम वही। तो आपको पता है, ये बात तो आप जानते ही हैं कि सर जैसे सन के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, वैसे पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, मून लगा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि सर ऐसी पोजीशन है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मान लो कि मून है, ठीक है, फिर एक बार मून यहां पर है। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये यहां कैसे आ रहा है, क्योंकि राउंड चक्कर लगा रहा है, तो कभी यहां आ जाएगा कभी वहां आ जाएगा, ठीक है। और ये वो लाइन है, ठीक है, और इस जगह पर आपकी कौन है, अर्थ। तो इस जगह पर है आपकी अर्थ, और यहां है ये मून, और दूसरी पोजीशन है मून की ये वाली। तो मून मून अर्थ, ठीक है, मून मून अर्थ, इनकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आप ये देखिए, यहां पर आप देखिए कि ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, पेरिजी की पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया, पासे पास पासे पेरिजी, ठीक है। और वैसे ही यहां से ये हो जाएगी एपोजी की पोजीशन, ठीक है, ये हो जाएगी एपोजी की पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये दूर है, ठीक है। तो पास और दूर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहां कोई फिक्स डेट नहीं है, यहां पर जो आपको समझना है वो यहां पर क्या है, जब पूर्णिमा का समय हो, ठीक है, जब मान लीजिए कि पूर्णिमा का समय हो, दो चीजें होती हैं, एक होता है अमावस्या, एक होती है पूर्णिमा, एक होता है न्यू मून और एक होता है फुल मून, ठीक है, एक होता है न्यू मून और एक होता है पूर्ण मून। तो बिल्कुल पहले सिंपल समझ लीजिए कि जब उपभू की कंडीशन हो, उपभू किसको कहते हैं, पेरिजी को कहते हैं, ठीक है, पेरिजी को कहते हैं। तो पेरिजी की कंडीशन हो और उस समय क्या आ जाए, पूर्णिमा वाला समय है, पूर्णिमा मतलब फुल मून, ठीक है। तो फुल मून का टाइम है और पेरिजी है, तो मून पास मतलब चंद्रमा बड़ा दिखेगा, ठीक है, तो सुपर मून कहलाएगा ये। तो ये पोजीशन में क्या हो जाएगा, सुपर मून, ये हो जाएगा सुपर मून, ठीक है। मतलब कि अगर ये पेरिजी की पोजीशन है, मतलब चंद्रमा पास में है, नॉर्मली भी अगर अर्थ के सामने चंद्रमा आ जाएगा, मून आ जाएगा, फुल सामने पूरा पूरा आ जाएगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, वो पूर्णिमा कहलाएगी। लेकिन अगर ये पोजीशन है कि पास में भी है, तो थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा ना, है ना, तो थोड़ा और बड़ा दिखेगा, तो वो आपका सुपर मून हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें कि सर एपोजी की पोजीशन है और उस समय क्या है, फुल मून, पूर्णिमा आ जाए, फुल मून तो होना ही चाहिए, पूर्णिमा तो होनी ही चाहिए, वरना दिखेगा ही नहीं अमावस्या में, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रो मून कह देंगे इसको क्या कह देंगे, माइक्रो मून की पोजीशन इसको कह देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब चंद्रमा पे एंट्री कर ही ली है, तो फिर सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स भी समझ लेते हैं कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या है। तो चलिए, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पोजीशन में बात करते हैं। तो देखो, ग्रहण को समझिए पहले, ग्रहण शब्द को समझ लो पहले। ये दोनों शब्द मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों लिखे, क्योंकि इनका एक इक्लिप्स वर्ड से वो फील नहीं आता जो ग्रहण शब्द से आता है। ग्रहण शब्द से क्या समझ में आता है आपको, ग्रहण शब्द से क्या समझ में आता है, ग्रहण शब्द का मतलब क्या होता है,
जब से वो मेरी जिंदगी में आया तब से मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया। क्या है इसका मतलब? समथिंग नेगेटिव, है ना, समथिंग नेगेटिव, कि कुछ नेगेटिव हो गया, ग्रहण लगा दिया इसने, है ना, कि जब से हम तो बढ़िया जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ग्रहण ही लग गया, कहते हैं ना बातों में। तो ग्रहण का मतलब समथिंग नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव। तो ये जो ग्रहण शब्द है ये है छांव से संबंधित, ठीक है, मतलब शेड से संबंधित है इसका रिलेशन, ठीक है। तो सन है जिसके पास क्या है? लाइट। सन के पास है लाइट, और सन जिसको लाइट नहीं देगा, सन जिसको लाइट नहीं देगा वो हो जाएगा ग्रहण, उसको मिलेगा ग्रहण, ठीक है। मतलब कि सन की जब लाइट, अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य ग्रहण जो हम बोलते हैं, दो चीजें बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, तो समझिएगा, तो एक तरीके से जिसके जो अंधेरे में है, जिसके पास समथिंग नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अंधेरा, नेगेटिव मतलब अंधेरा, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अच्छा, तो मैं तो शक्ल को कैसे बनाना है कि खुशनुमा बनाना है, ठीक है। देखो, ग्रहण इज नेगेटिव, ग्रहण इज नेगेटिव, ठीक है। तो सन के पास है अपनी लाइट, जिसके पास लाइट नहीं है वो है ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण, और एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। लेकिन हम हैं कौन? पृथ्वी पर रहने वाले लोग। हमारी पृथ्वी कमजोर कैसे हो सकती है? तो रियल में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सूर्य ग्रहण एग्जिस्ट ही नहीं करता, सोलर इक्लिप्स होता ही नहीं है। होना चाहिए था पृथ्वी ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रहण पड़ रहा है ना, तो जिस पर ग्रहण, तो पृथ्वी पर ग्रहण है, तो होना चाहिए था पृथ्वी ग्रहण। लेकिन क्योंकि हम हैं सुपीरियर, हमने कहा हमारी पृथ्वी पर कैसे ग्रहण हो सकता है, उसकी गलती है जो नहीं दे पा रहा है, तो हमने नाम रख दिया सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है, मिसनॉमर है बस, ठीक है। सूर्य ग्रहण एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य के पास तो खुद ही लाइट है, वही तो लाइट दे रहा है। ये बात यहां समझ में आ जाएगी, क्योंकि सूर्य चंद्र को नहीं दे रहा है, चंद्र इस समय अंधेरे पर है, मून है जो वो शेड में है, तो हम कहेंगे कि सर ये है लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण बोल देंगे हम इसको, है ना। तो जब लाइट चंद्र के ऊपर नहीं पड़ती, चंद्रमा के ऊपर जब लाइट नहीं पड़ती, तो उसको हम क्या देते हैं? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण पे तो कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण पे क्यों नहीं बैठ रहा कॉन्सेप्ट फिट? वो इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि वो खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है, उसके पास, मतलब उसको कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर ग्रहण लग गया, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली क्या है कि सूर्य ग्रहण का मतलब है, सूर्य ग्रहण का मतलब है, सूर्य का ग्रहण नहीं है उसका मतलब है पृथ्वी का ग्रहण, ठीक है, पृथ्वी का ग्रहण, ठीक है। ये पोजीशन कब होती है? ये पोजीशन कब होती है? जब तीनों एक लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन तब होती है जब तीनों पिंड एक लाइन में होते हैं, मतलब सन, अर्थ और मून, ये तीनों एक लाइन पर हैं। अगर बस मून की पोजीशन बदलती रहेगी, तो मान लो कि ये सन है, ये मून है, तो ये मून है और ये अर्थ है, अगर ऐसा मान लो, तो जब सन ये इसको रोक लेगा, है ना, इसने लाइट को रोक लिया और पूरी तरह से यहाँ पर नहीं पड़ पाई, तो अर्थ पर जब लाइट नहीं पड़ पाई, ठीक है, तो यहाँ पर मून ने रोक लिया, तो क्या हो गया? पृथ्वी ग्रहण हो गया। पृथ्वी ग्रहण होता नहीं है, तो इसलिए हमने बोल दिया सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ने दी नहीं हमें लाइट, है ना। तो ये हो गया क्या? सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स, ठीक है, ये हो गया आपका सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो ये बात आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सोलर इक्लिप्स है जो, वो हमेशा कब होती है? अमावस्या वाले दिन होती है, हमेशा न्यू मून के दिन होगी, ये इसकी कंडीशन है कि हमेशा अमावस्या के दिन ही होगी। न्यू मून ऑलवेज अकर इन, ऑलवेज ऑन न्यू मून, न्यू मून डे, ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होगी। अमावस्या के दिन होगी, क्यों होगी अमावस्या? ये देखिए, है ना, ये सामने है इसके बिल्कुल, और लाइट भी नहीं है, मतलब इसका कौन सा फेस है? अर्थ का ये वाला फेस हमें चंद्रमा को नहीं दिख रहा,
ठीक है, तो जो चंद्रमा जब ये दिख ही नहीं रहा है चंद्रमा, तो ये अमावस्या हो गई। अमावस्या पूर्णिमा तो समझते हैं ना, व्हाट इज पूर्णिमा? पूर्णिमा इज फुल मून दिख रहा है, फुल मून का दिखना। तो दिखेगा कब? जब सन की लाइट होगी, है ना, सन की लाइट होगी तभी तो दिखेगा। इस पोजीशन पर अब ये चक्कर लगाता रहता है, ध्यान देना, समझ लो एक बार। ये आज यहाँ है, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, ठीक है, इस तरीके से अर्थ के चक्कर लगाएगा। तो जिस समय ये यहाँ पर है, जिस समय ये यहाँ पर है, इस समय आप ये देख रहे हो कि सन की ये वाला साइड तो सर रोशनी दे रही है, लेकिन ये वाली साइड में सर अंधेरा है, इधर अंधेरा है, तो इधर अंधेरा है, तो हमें अर्थ से तो यही दिख रहा है ना, हमें क्या पता उधर उजाला है कि क्या है। तो क्योंकि हमें तो ये अंधेरा दिख रहा है, तो हमारे लिए तो अंधेरा ही है, क्योंकि इसको 28 दिन लगते हैं हमारे चक्कर लगाने में। तो इसलिए 15-15 दिन मोटा मोटा मान लेते हैं कि 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा 15-15 दिन में आती है ना। पता होगा आप लोगों को, व्रत वगैरह रहते होगे आप लोग, पूर्णिमा है आज, अमावस्या है आज, ये बनेगा वो नहीं बनेगा, तो सारी चीजें होती है ना इसके साथ जुड़ी हुई। तो हमें क्योंकि ये वाला साइड दिख रहा है मून का ये वाला साइड दिख रहा है, जो कि जिसमें लाइट नहीं है, क्योंकि सन की लाइट तो अपोजिट साइड में है, इसलिए दिस इज अमावस्या, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सन, अब ये मून मान लो कि उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ गया मून, ठीक है, और जब मून यहाँ पर आ गया तो इस समय सन की लाइट है जो वो यहाँ तक पहुंच रही है, तो हमें तो ये वाली साइड दिख रही है, तो अर्थ से ये वाली साइड दिख रही है क्योंकि, और इसी साइड लाइट है, तो ये हो गई पूर्णिमा, ये हो गई पूर्णिमा, ठीक है। लाइट वाली साइड दिखेगी तो पूरा चंद्र लगेगा कि दिख रहा है, तो चंद्र का ये वाला हिस्सा जो हमें दिखता है, जो विजिबल साइड हमें चंद्रमा की दिख रही है, उसी से हम पूर्णिमा और अमावस्या का आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। तो या तो मून यहाँ होगा, या तो मून यहाँ होगा, या तो मून यहाँ होगा, और या तो मून यहाँ होगा। हाँ, ये अमावस्या की सिचुएशन है, ये पूर्णिमा की सिचुएशन है इधर, क्योंकि लाइट पूरी आ जाएगी ना, लाइट पूरी आ जाएगी ना इस पर, ठीक है। तो लाइट जब उसकी पूरी आ जाएगी, पूरी पड़ेगी, तो फिर उस केस में, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, वो पूर्णिमा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा वाले दिन होगा, है ना, क्योंकि मून, चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा वाले दिन होगा। तो इस समय हमें ये पूरा दिखेगा, तो उस समय चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और चंद्रमा भी दिख रहा है। मून तो इसलिए कह देते हैं देखना नहीं है ना, पोजीशन की वजह से उसको कह देते हैं देखना नहीं है, तो पूर्णिमा को होगा, ठीक है। और ये इसलिए आपको ये दोनों बातें इसमें याद रखनी है कि जो मैंने आपको अभी बताई कि सर सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून वाले दिन होगी, और लूनर इक्लिप्स है जो वो हमेशा कब होगी? वो हमेशा कब होगी? फुल मून वाले दिन, फुल मून डे, फुल मून डे वाले दिन होंगी। और इसके लिए एक कंडीशन है कि तीनों पिंड, ये जो तीनों बॉडीज हैं, ये सेम प्लेन पर होने चाहिए। कंडीशन इसकी है, दोनों की यही कंडीशन है। हाँ, तो अर्थ बीच में पड़ रही है ना। आप ये कह रहे हो कि लाइट क्यों आ रही है उसके उधर, लाइट कैसे आ गई? हाँ जी, ये इतना बड़ा है, मैंने छोटा कर लो इसको छोटा कर लेते हैं, ये लो, क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? बीच में अगर अर्थ आएगी तो वो कौन सी पोजीशन होगी? वो फिर उस केस में लो अर्थ को भी बना लेते हैं, दो ही पोजीशन होंगी, ये लो सन, ये लो अर्थ, और ये लो मून, ठीक है। तो जब ये वाली पोजीशन होगी तो इस समय आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपने देखा कि सर इसकी लाइट है जो यहाँ पर इधर पड़ी, और बची हुई लाइट है जो इधर इस तरीके से पड़ती, क्योंकि इसकी साइज छोटा है, तो इसलिए हमें हमारी अर्थ पर तो लाइट आ ही रही है, लेकिन मून के इस वाले पार्ट पर अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। तो मून के इस वाले पार्ट पर अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। तो हमारी अर्थ से तो यही वाला हिस्सा दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये हमारी अमावस्या की पोजीशन है, ये हमारी अमावस्या की पोजीशन है। और जब हम इसके बारे में बात करें कि अर्थ इस समय यहाँ है, मून यहाँ है, ठीक है। अब इस समय क्या है पोजीशन कि सन अपनी लाइट फेंक रहा है, और सन अपनी लाइट जो फेंक रहा है वो इस, मतलब जो मून है वो इसके ही तो चक्कर लगा रहा है ना। तो
तो सन अपनी लाइट फेंक रहा है और मून यहाँ तक आ गया है, तो सन की लाइट है जो वो यहाँ इस पर भी पड़ रही है, इस पर भी पड़ रही है सन की लाइट, है ना, पोजीशन की वजह से, मतलब ये बिल्कुल 2D पे नहीं है ना सब चीजें, ठीक है, तो उस पर भी पड़ रही है लाइट, उस पर भी लाइट पड़ रही है, लेकिन उतनी नहीं पड़ रही है, कम पड़ रही है, लेकिन सन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, और सन की लाइट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो वहां तक उसकी लाइट पहुंच रही है, तो जिसकी वजह से हमें सन का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये सन फेसिंग है, ये भी अर्थ, ये सन फेसिंग हिस्सा में दिख रहा है। मून इस वक्त सन को ही तो फेस कर रहा है, अर्थ को जो हिस्सा मून का दिख रहा है वो मून इस वक्त सन को फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना, लेकिन इस वाली पोजीशन में अर्थ को जो मून का हिस्सा दिख रहा है वो सन फेसिंग है क्या, नहीं, उसके अपोजिट साइड का है, क्योंकि सन फेसिंग तो ये वाला साइड है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो सन फेसिंग ये वाला साइड है, सन फेसिंग यही वाला साइड तो है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सन फेसिंग यही वाला साइड है। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि सर बीच में तो अर्थ आ गया, अभी अर्थ आ गया तो लाइट कैसे पहुंचा रहा है वहां पर, यही है ना, यही है कोई क्वेश्चन या कुछ और है, मतलब मैं गलत तो नहीं समझ रहा, यही है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, उसका साइज पर भी तो मैटर करेगा ना। और एक बात और ध्यान रखना है, जितनी पूर्णिमा, जितने ये होंगे अमावस्या, उनमें सब में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि क्यों होता है ऐसा, बताओ बताओ, मैंने क्या कहा कि इन एवरी फुल मून एंड, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन एवरी फुल मून एंड न्यू मून solar eclipse and lunar eclipse do not occur. Do not occur because all three objects do not comes in same plane, ठीक है, सेम प्लेन पर ये कभी एक ही तल पर हमेशा हर सूर्य ग्रहण, मतलब जब आएंगे, जब एक साथ आएंगे तो ही बनेगी ये बात, तो ये तो कंडीशन हो गई इनकी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो आए भी और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की पोजीशन वाले दिन ही आए, मतलब, तो जब कहने का मतलब है कि जो ये तीनों ऑब्जेक्ट जब एक ही प्लेन पर आएंगे तो तभी इसलिए होगा, इसलिए हमेशा, और एक ही पोजीशन पे क्यों नहीं आ पाते, एक ही पोजीशन पे बेटा इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आप सिस्टम के बारे में सोचना, सिस्टम, ठीक है, कैसा सिस्टम है, ये है आपका सन, ये है आपकी अर्थ, और ये है आपका मान लो मून, ठीक है, ये है मून, और मून है जो वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है इसके, और ये सिस्टम इसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो मतलब ये पूरा सिस्टम इसके चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसमें ये भी बीच बीच में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो वो पोजीशन का आना कि जब तीनों एक साथ आ जाएं, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए हर लूनर इक्लिप्स और हर इसके दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हम कह सकते हैं कि हर पूर्णिमा के दिन, मतलब ये कंडीशन तो है कि ये चंद्र ग्रहण जो भी हो रहा है ये हर पूर्णिमा को होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन हर एक पूर्णिमा में नहीं होगा, सॉरी पूर्णिमा को होगा लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होगा, हर पूर्णिमा को इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों एक सेम प्लेन पर नहीं होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन पर नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम किस पर आ रहे हैं, अब हम अपने क्लाइमेटोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट पर स्टार्ट करते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी में अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका बेसिक्स, और उसके बाद अब क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली शब्द जो आता है वो क्या है, एटमॉस्फेयर, क्या आता है, एटमॉस्फेयर,
ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में समझिए, एटमॉस्फेयर क्या है? ये एटमॉस्फेयर है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर को कहूं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये। मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये। और मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब यहां पर क्या हुआ कि, और ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसी है? इनका कोई कलर है? कलरलेस। इनके कोई टेस्ट है? टेस्टलेस। दिखती हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये जो गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये अपने आप में कलरलेस है, हम कह सकते हैं सर टेस्टलेस है, ओडरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस यहाँ पर मौजूद है। और इन गैसेस का मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज इन गैसेस की वजह से ही हमारी लाइफ पॉसिबल है ना। इन गैसेस की वजह से ही क्या है? लाइफ पॉसिबल है। क्या कह दिया ये मैंने? लाइफ क्यों पॉसिबल है? लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपको ये बात पता है कि सर जब सन की रेज हमारी अर्थ पर पड़ती हैं तो शॉर्ट वेव्स आती हैं और लॉन्ग वेव्स जाती हैं, है ना, यही होता है। और इस बीच में होता क्या है कि यहां पर जो गैसेस मौजूद हैं ये क्या करती हैं? इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, और जब ये इस हीट पर ट्रैप कर लेती हैं तो इन दैट केस उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम क्या देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसी का बढ़ना इज ग्लोबल वार्मिंग। एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो खैर, तो इसको हम क्या कह देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज पॉजिटिव थिंग, नथिंग बैड। ठीक है, व्हाट इज बैड? एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम कह सकते हैं कि एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। एनहेंसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए? तो ये चीजें हैं जो यहां पर समझने वाली हैं थोड़ी सी। तो एटमॉस्फेयर को लेकर के जो मैंने कहा मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो वहां पर कौन कौन सी गैसेस हैं? एक है नाइट्रोजन जो कि मैक्सिमम है। क्या है? कितनी है? 78% के आसपास हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से ही स्टार्टिंग हुई है लाइफ की, है ना। ऐसे बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन में सरवाइव कर सकते थे, उन्होंने नाइट्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को बनाया, और ऑक्सीजन को बनाया जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूसरी गैस क्या है? ऑक्सीजन। और वो कितनी है? 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। और ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बनाई गई है यहाँ पर, है ना। इनिशियली ये प्रेजेंट नहीं थी गैस, इसको निर्माण हुआ है, ये बनाई गई है गैस, है ना। हाँ, दिस गैस इज मेड बाय साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पीशी आई वो ये थी, और उसके पास क्या क्षमता थी? उसने नाइट्रोजन को खींचा, और नाइट्रोजन को खींच करके जब वो नाइट्रोजन को खींच करके एटमॉस्फेयर से उसने नाइट्रोजन को खींचा, और नाइट्रोजन को खींच करके उसने जमीन में दबोच दिया। मतलब कहां पर दबोच दिया? जमीन के अंदर, सॉइल में उसने उसको दबोच दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ? सॉइल में जब उसने दबोचा तो ये क्या बन गया? ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। किसमें? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। और जब ये बेटा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स थे, जो दाल वाले पौधे हुए, लेग्यूमिनियस प्लांट्स थे, तो प्लांट्स ने उनको क्या किया? प्लांट्स उनको क्या करते हैं? सक करते हैं, खींचते हैं, अपने अंदर जब भरते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं काहे में? प्रोटीन में। प्रोटीन कन्वर्ट करते हैं, और यहां से ह्यूमन जब उनको खाता है तो उसको प्रोटीन मिल जाता है। तो ह्यूमन को प्रोटीन मिलने का प्रोसेस में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बैक्टीरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी नाइट्रोजन को इन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, और ये सब इनका काम है। और यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया, तो ऑक्सीजन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे यहाँ हो जाती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस आर्गन और नियॉन, आर्गन और नियॉन ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस बोल देते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस नॉन रिएक्टिव गैस? नॉन रिएक्टिव गैस से कहने का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि इनका मेन काम, ये रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ। ये नॉन रिएक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। इनका जो मेन एम है वो क्या है? इनके अगर मैं मेन एम की बात करूं तो यहां पर जो ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि जंग का लगना, अगर ऑक्सीजन ना हो, मतलब सॉरी, अगर ये सब ना हो, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, ये सब ये काम करते हैं कि रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, लोअर डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जंग जो लगती है वो देर में लगती है, तुरंत नहीं लगती। अगर ये ना होती तो तुरंत जंग लग जाती। कपड़े में से कलर का उड़ जाना, ठीक है, डीकलरेशन, डीकलरेशन, ये क्या है? डीकलरेशन, ठीक है, डीकलरेशन, उड़ जाना, ये भी क्या है? ये हम कह सकते हैं कि आर्गन और नियॉन का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आर्गन नियॉन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो एक और गैस है जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो, वो अगर मैं कहूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इफ वी टॉक, तो ये कितनी हुआ करती थी? 0.028%। एंड देन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये हो गई कितनी? 0.033%। और अभी आजकल आप बुक्स में क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप आजकल बुक्स में जो पढ़ रहे हैं वो है 0.040%। ठीक है, ये जो अभी आप यहां पर पढ़ रहे हैं, और यही है किस चीज का रीजन? ग्लोबल वार्मिंग का रीजन। व्हाई? क्योंकि कार्बन है जो, कार्बन डाइऑक्साइड है जो, इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू ट्रैप मोर हीट, हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी है इसके अंदर। तो ये एक एटम को हीटेड करेगी, फिर उसको पड़ोसी को, और पड़ोसी, और पड़ोसी, और पड़ोसी, तो माहौल बना देगी एक, और वो जो माहौल बनाएगी, वो माहौल में आप ये कहेंगे कि सर क्या होगा? हीट ज्यादा होगी, और जैसे ही हीट ज्यादा होगी तो ये एक कॉज बनेगा किस चीज का? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं अगली गैस के बारे में बात करूं, या गैस कहें, वो हालांकि ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगली चीज जो इफेक्ट डालती है या फिर जो वायुमंडल में मौजूद है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर वेपर। वाटर वेपर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वाटर वेपर है जो, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। कहीं ये 0% मिलता है, कहीं ये 0% मिलता है, और कहीं ये 4% तक मिल जाता है। 4% तक मिल जाता है, 0 से 4% तक वाटर वेपर हमें देखने को मिलता है। मतलब कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, आप देखेंगे कि इक्वेटर से हम जब पोल्स की ओर जाते हैं तो वाटर वेपर, क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया में क्या है? वाटर बॉडीज ज्यादा है, और यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है, तो इस वाले पूरे रीजन में क्योंकि हीट ज्यादा है, तो इसकी वजह से पानी है जो, वो उड़ करके हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो गैस है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर से सर लाइट आती है और फिर उसके बाद टकरा करके वापस जाती है लॉन्ग वेव्स में, तो यहाँ पर जो गैसें हैं वो यहाँ पर रुकने का इसको रोकने का काम करती हैं। तो क्योंकि इस जगह पर इसकी ऊंचाई पर अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद है, तो वो भी तो रोकेगा ना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा हीट को रोक लेता है, इसलिए भी ये भी एक कॉज बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा इफेक्ट आपको ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। और जब हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे आप कहेंगे सर वाटर वेपर कम होता जाता है, यहाँ पर 4% तक मिल जाता है, और यहाँ पर 0 भी मिल जाता है। क्यों? वहां पर पानी है ही नहीं, पानी नहीं तो उड़ेगा क्या? पानी या हीट नहीं है उतनी, पानी नहीं है और हीट भी नहीं है वहां पर, तो हीट नहीं है तो उड़ेगा क्या?
ठीक है, तो इस वजह से यहां पर वाटर वेपर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कंडीशंस क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की जो कहानी है वो क्या है, अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूं वायुमंडल का। अब हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशंस करेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर मैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, एक लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रोपोस्फियर। यहां पर हम इसको स्ट्रेटोस्फियर कह देंगे, यहां पर हम इसको मीजोस्फियर कह देंगे, यहां पर हम इसको आयोनोस्फियर कह देंगे। ठीक है, और इसको हम एक्सोस्फियर कह देंगे। ठीक है, हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो ऊपर जो मैंने लाइन खींची है इसको नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज एक्सोस्फियर की लिमिट हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। अगर कहें तो एक्सोस्फियर की अपर लिमिट हमें पता नहीं है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर लाइन नहीं बनानी चाहिए, बट ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो है, एक एक करके हम इनको सबको हमें समझना होगा। तो अगर मैं बेटा ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करता हूं, तो ये जो पहला है आपका, पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर है जो, उसकी अगर हम बात करें तो एवरेज हाइट कितनी है, 15 किलोमीटर। और वैसे अगर देखा जाए तो पोल्स पर उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर पर उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 18 किलोमीटर की, मतलब अगर मैं कहूं कि ये आपके क्या है, पोल्स हैं, और ये आपका इक्वेटर है, तो यहां से 8 किलोमीटर और यहां पर 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये इस तरीके से जो है वो ट्रोपोपॉज, ये है आपका ट्रोपोपॉज, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये है ट्रोपोपॉज, ये है आपका ट्रोपोस्फियर, और ये है आपका ट्रोपोपॉज, ये है ढक्कन, ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये एक तरीके का लिड है, कैप है, जो हम ये कहेंगे कि सर ये एक एरिया बन गया जिसने क्या किया, यहाँ पर हमारे लिए लिमिट बता दी कि यहाँ पर ट्रोपोपॉज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 8 किलोमीटर है और यहाँ पर 18 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच गया, ऊपर फ्लैटेंड है। तो पहली बात, एक बात मैं बताना आपको भूल गया, जब हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर की, जब मैं आपसे ओशेनोग्राफी की बात करूंगा तो बेसिकली मैं इसके सरफेस पर बात करूंगा कि जो सरफेस पे पानी है उस पानी का क्या हिसाब किताब है, और जब मैं आपसे जियोमॉर्फोलॉजी पर बात करूंगा तो मैं इस जमीन के अंदर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहली बात कि मैं जो भी बात कर रहा हूं पूरी क्लाइमेटोलॉजी में, वो मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कहाँ है, ऊपर ही तो है ना, तो ये तो टुकड़ा हो गया पत्थर का, ऊपर है एटमॉस्फेयर। तो चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों है कि यहां पर 8 किलोमीटर और यहां पर 18 किलोमीटर तक ही हवाएं ऊपर गई। एग्जैक्टली, इक्वेटर पर क्योंकि बेटा हीट ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर क्या होगा, इक्वेटर पर हीट ज्यादा है तो वो क्या है, गर्मी डालेगी, गर्मी डालेगी तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो यहाँ पर गैसें मौजूद हैं, जो यहाँ पर गैसें मौजूद हैं वो हल्की हो जाएंगी। हल्की कैसे हो जाएंगी, किसी भी चीज को जब आप गर्म करोगे तो गर्म हो जाता है, तो मॉलिक्यूल लूज हो जाता है तो हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा तो वो लाइट एयर राइजेज अप, कोल्ड एयर शिंक डाउन। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, लाइट एयर राइजेज अप और कोल्ड एयर श्रिंक डाउन। ठीक है,
ठंडी हवा नीचे गिरती है, गर्म हवा ऊपर गिरती है। तो यहाँ क्योंकि ज्यादा है बेटा ठंडा गर्म, तो इसलिए ये काफी ऊपर तक चली जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि ठंडा है उतनी लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर जो गैसें मौजूद हैं वो 8 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती हैं। तो इस वजह से ट्रोपोपॉज टेढ़ा बनता है, ट्रोपोपॉज टेढ़ा बनता है ना। फिर हम उसके इस पर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जब मैं बात करूंगा, स्ट्रेटोस्फीयर की, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये स्ट्रेटोस्फीयर है जो ये कितना है, कितना दूरी तक जाएगा, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 50 किलोमीटर तक जब ये जाएगा 50 किलोमीटर तक तब जब ये जाएगा। अच्छा एक चीज और जो मैं बताना अभी भूल गया आपको, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या असर पड़ता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है। तो इस जगह पर क्योंकि 8 किलोमीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 18 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होगा, -80 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, जैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। क्यों गिरता है टेम्परेचर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर है जो वो गिरता जाता है। तो ऊपर ऊंचाई पर जाकर के -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। खैर हम स्ट्रेटोस्फीयर में आते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में आने के बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बात आपको नहीं पता हो तो प्लीज लिखते चलना, जो पता है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता है वो पॉइंट आप लिखते चलना। मैं तो सब कुछ बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप वो पॉइंट्स आप लिखते चलना। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर है जो आपने ये देखा कि सर ये है पोल्स, ये है इक्वेटर, और यहाँ पर 8 किलोमीटर, यहाँ पर 18 किलोमीटर पर हमने बनाया ट्रोपोस्फीयर। और फिर उसके बाद 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर और ये है स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज। जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है उस जगह पर हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ये है आपका ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज। अब मुझे इसका कारण बताओ कि ये यहाँ पर, जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये पतला है और ये मोटा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पतला है और ये मोटा है। ऐसा क्यों? तो 50 किलोमीटर ऊपर है तो 50 किलोमीटर तक जमीन से देखेंगे तो सही शब्द बोलो ना, सही शब्द है यहाँ पर। क्योंकि सर इसके पतले और इसके मोटे होने पर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के मोटे और पतले होने में उसका खुद का कोई योगदान नहीं है, उसका जो है ट्रोपोस्फीयर का ये योगदान है। क्योंकि ट्रोपोस्फीयर टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए वो भी बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऊपर। ठीक है, ऊपर वो बराबर है 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही हम स्ट्रेटोस्फीयर मानते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर मानते हैं। इस स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता है कि सर यहाँ तक आपने क्या -45 डिग्री सेल्सियस बोला था, यहाँ पर आपने बोला था -80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है, और आपने ये भी बोला था कि सर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। सिंपल रूल, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है। नीचे हमने यही देखा कि सर नीचे से हाइट बढ़ती जा रही है, जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, माइनस में है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर है जो वो बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, और बढ़ना शुरू कर देता है तो जब यहाँ -80 है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस से 0 इज बढ़ना। ठीक है, माइनस से 0 टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। एक बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो नॉर्मली अगर टेम्परेचर किस रेट से बढ़ता है क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले। देखो हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की लॉस होती है। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रूल है। इसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कह देते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कह देते हैं कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। ठीक है, समझ गए? 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, बहुत बढ़िया।
दूसरी बात आपको यहाँ पर एक और समझनी होगी कि सर होता क्या है कि जैसे ये इस चीज को कि सर टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है कि सर हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, लेकिन कभी अगर हाइट के बढ़ने के साथ साथ, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, ये क्वेश्चन है, मैं जब स्टार लगा दूं तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। जैसे हाइट के बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर गिरने की बजाय, जो नॉर्मली रूल है ये है, ठीक है, गिरने की बजाय वो बढ़ना शुरू कर दे, टेम्परेचर है जो वो बढ़ना शुरू कर दे, तो इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज टेम्परेचर इन्वर्जन, दिस इज टेम्परेचर इन्वर्जन। अब सुनो, अब है क्वेश्चन वाली लाइन, और क्वेश्चन वाली लाइन है कि टेम्परेचर इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है और कहीं नहीं होता। याद रखना है इस क्वेश्चन को, इस बात पे कंफ्यूजन खड़ा कर देगा वो, क्योंकि यहां पर देखो आपको ये सेम कंडीशन मिल रही है, बट दिस इज नॉट अ टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन, बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन हमेशा कहां होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, ऑलवेज ऑन ट्रोपोस्फियर, ऑलवेज ऑन ट्रोपोस्फियर। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको, तो जब ये मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके कारण बताऊंगा, क्योंकि वो एक अनोखी कंडीशन होगी, ठीक है। अब यहां पर ये है, इसके पीछे का कुछ अनोखा रीजन होगा, ठीक है, वो मैं सारे रीजन आपको बताऊंगा अभी। तो ये बात मेरी समझ में आई कि सर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, सर हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर का भी बढ़ना, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और इस टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है कि ऑलवेज अकर ऑन ट्रोपोस्फियर, ये केवल और केवल ट्रोपोस्फियर में होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है, ये केवल ट्रोपोस्फियर में होता है और कहीं नहीं होता है, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। ठीक, अब ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो इस वाले रीजन में, स्ट्रेटोस्फियर वाले रीजन में टेम्परेचर है जो वो बढ़ जाता है, तो एक चीज मिलती है यहां पर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। वैसे अगर हम बोलें तो वो चीज नहीं, एक चीज मिलती है, एक चीज मिलती है, ओजोन लेयर, एक चीज मिलती है यहां पर जिसकी हाइट नॉर्मली अगर मैं कहूं तो 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक होती है, 35 किलोमीटर तक होती है, और मैक्सिमम डेंसिटी है जो उसकी, मैक्सिमम डेंसिटी अगर कहेंगे तो सर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें मिलती है, जिसका नाम है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर आपको क्या है, ओजोन लेयर एक गैसों की लेयर है ना, कोई कपड़ा नहीं है, एक गैसों की लेयर है, गैसों का कंसंट्रेशन है, तो गैसेस का, यही गैसेस जो हमें मिल रही है एटमॉस्फेयर में, इनका एक कॉन्सेंट्रेशन है जो वो ऊपर आकर के बना हुआ है, जो हमें कवच की तरह काम करता है, हमें हमारी यूवी रेस से बचाता है, सन की यूवी रेस से हमें बचाता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। और मैं जब आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं शायद आपको ये भी बताऊंगा, चलो खैर अभी ही बता देता हूँ कि क्योंकि इसमें अलग से शायद मैं ना पढ़ाऊँ आपको एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आपको है क्या एनवायरनमेंट है, था इसमें अलग से है, चलो ठीक, तो फिर अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर फिलहाल मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि जब हम ओजोन के बारे में बात करते हैं तो हम यूवी रेस का जिक्र करते हैं, और यूवी रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूवी रेस भी तीन तरह की होती है, ठीक है। नॉर्मल वनडे एग्जाम होता तो शायद मैं इसको ना बताता, लेकिन यूवी रेस भी 3 तरीके की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, जिसमें ए है जो वो अच्छी है, बी है जो वो बुरी है, ए से अच्छा, बी से बुरा, और सी है जो वो घातक है, लीथल, ठीक है। हाँ नहीं, कार्सिनोजेनिक तो यही है बी, क्योंकि सी तो कभी नीचे तक आ ही नहीं सकती, ये आ गई तो खत्म, मर गया आदमी, स्पीशीज खत्म, मतलब ये इतनी लीथल है ना, लीथल का मतलब खत्म, बट कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि ये हमारी अर्थ तक पहुंच पाए, तो सी हमारी अर्थ तक पहुंचती नहीं है, बी बुरी है, बी बुरी है, बुरी का मतलब कार्सिनोजेनिक है, स्किन कैंसर करेगी और हेरिडिटरी डिसीज करेगी, और ए अच्छी है, ए अच्छी है क्यों, क्योंकि ये जो विटामिन डी, जो सुबह सुबह आप लोग धूप सेक रहे हो कि विटामिन डी मिल जाए, तो वो इसी से मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में 99%, इंडिया क्या जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें कहें तो मैक्सिमम लोग, आप में से किसी ने विटामिन डी का चेकअप कराया आज तक, कराया, सबका कम होगा, है ना। कम क्यों है, उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ धूप इतनी ज्यादा है कि हम बाहर निकलते नहीं, हम बचते हैं उस धूप से, और जब तक धूप में बैठेंगे नहीं तब तक विटामिन डी मिलेगा नहीं, और बैठेंगे तो टैनिंग हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लम, उसके लिए सुबह बैठना पड़ेगा आपको, और सुबह हम उठते नहीं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की एक प्रॉब्लम है। खैर मैं जो यहाँ पर बताना चाहता था वो ये है कि 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल रहा है बेटा, यहाँ पर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है कि क्या है यहाँ पर,
ओजोन लेयर यहाँ पर मिलती है, और इस ओजोन लेयर में सन ट्रैप कर रहा है। सन क्या करता है, सन आ रहा है और सन की गैसें यहाँ पर ट्रैप कर रही हैं रेडिएशंस को, गर्माहट हो रही है, गर्माहट बढ़ रही है। तो इस रीजन की गर्माहट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाइट के साथ साथ बढ़ जाता है। तो ये अनोखी चीज हो गई ना कि ओजोन लेयर है इस वजह से है, टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं है ये। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि हम कहते जरूर हैं इसको टेम्परेचर इन्वर्जन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या होंगी उसकी चीजें वो मैं बताऊंगा आपको। चलो, apart from this stratosphere, let's come to mesosphere. Yes, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में ही बनती है और स्ट्रेटोस्फीयर में ही टूटती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही मैक्सिमम उसका कंसंट्रेशन मिलता है। ठीक है, ओजोन लेयर यूवी रेस से ही बनती है और यूवी रेस से ही हमारी रक्षा करती है। ये भी इसका एक बड़ा अनोखा काम है। ओजोन है जो O3, ओजोन है जो O3 है, जो इसे ये कैसे बन रही है, ये यूवी रे जब इस पर पड़ती है, यूवी रे जब इस पर पड़ती है तो यूवी रे के पड़ने से क्या है कि ये टूट जाती है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग, मतलब यूवी रे से बनती है और एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और फिर एक और एटम है जो वो उससे जाकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये यूवी रे से ही बनती है और यूवी रे से ही, यूवी से ही वो जब अटैच होती है तो फिर उसका ये वाला जो है अगर कहें तो ये वापस से जब यूवी के उसमें आता है तो ये दो को और चिपका लेता है साथ में। ठीक है, तो जो भी इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा, एनवायरनमेंट में इसको बताऊंगा मैं आपको, है ना। 3O2 2O3 है ना, कैसे O एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3O2 हो गए, और इसमें यूवी रेस पड़ी, तो यूवी रेस पड़ी तो ये यहां से टूट गया तो ये एक इसके साथ जाके चिपक गया। तो अगर तो ये यहां से टूट गया तो ये हम क्या कहेंगे कि ये है इसका रिएक्शन, ये है इसका रिएक्शन। यूवी रे ने इसको तोड़ा, ठीक है, तो ये वाला फ्री हो गया, तो ये अपने दूसरे भाई के साथ जाके बैठ गया, है ना, और ये वाला है जो वो इस वाले के साथ बैठ गया। तो 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके 2 ओजोन के एटम बना देते हैं। ये है इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। खैर, तो मीजोस्फीयर में आते हैं। मीजोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो मीजोस्फीयर में आपको क्या याद रखना है, मीजोस्फीयर में नॉर्मल कंडीशन आ गई कि सर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने लगता है। तो ये तो सर वही वाली कंडीशन हो गई ट्रोपोस्फीयर वाली, जैसे हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे आपका ये कम हो रहा था। तो ये कहां से कहां तक मिलेगा, ये सर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक मिलेगा, 50 से लेकर 80 तक मिलेगा। ठीक है, 50 से लेकर के ये 80 तक हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा कि वही सर सेम, अगर हम जैसे 80 किलोमीटर पर आएंगे तो नीचे से शुरू करें तो यहां पर 8-18 ट्रोपोस्फियर, 50 पर स्ट्रेटोस्फियर, और ये 80 किलोमीटर पर आपका 80 किलोमीटर पर मीजोस्फीयर। ठीक है, तो 8-18-8। ठीक है, यहां पर पोल, यहां पर इक्वेटर। ठीक है, 8-18-50 और 80। ठीक है, किलोमीटर। यहां पर -45 डिग्री सेल्सियस, यहां पर -80 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर अब फिर से माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि अब सर हाइट बढ़ने के साथ साथ हमने क्या देखा कि टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। तो 50 से 80 किलोमीटर की जब वो ऊंचाई पे जाएगा तो अब आ जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। तो -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो वो इस जगह पर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या 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 अनोखा है जो हमें इसको पढ़ रहे हैं। यहां पर हमें क्या मिलते हैं बेटा, यहां पर हमें नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स मिलते हैं। मीजोस्फीयर में जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स। व्हाट इज दिस नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स मतलब रात में चमकने वाले बादल।
रात में चमकने वाले बादल हैं जो, उनको हम नॉक्टिलूसेंट क्लाउड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्लाउड कैसे पहुंच गया? क्लाउड ऐसे पहुंच गया कि सर यहां से कोई भी, जैसे आपको पता है कि सर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसें हल्की होती हैं, हल्की होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती तो एक कोई वाटर वेपर का पार्टिकल है ना, वो इस पे एंट्री कर गया, इस वाले पार्ट में एंट्री कर गया। जब वो इस वाले पार्ट में एंट्री कर गया तो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर लिख लो नो एटमॉस्फेयर। इसलिए आइडियल कंडीशन फॉर एरोप्लेन, ठीक है, मतलब प्लेन्स हैं जो, एरोप्लेन है जो, उनके लिए ये आइडियल कंडीशन में जाती है, वहीं उड़ते हैं सारे हवाई जहाज वगैरह, ठीक है, आइडियल कंडीशन में जाती, कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ये आइडियल कंडीशन में जाती है क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर है नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर ये वाटर वेपर उड़ते उड़ते ऊपर तक पहुंच गया। अब ये ऊपर तक आ गया लेकिन यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब जब यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा? बनेगा ही नहीं कुछ, तो ये और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो एंट्री मारी तो सर गर्मी बढ़ने लगी है, तो और जब गर्मी बढ़ने लगी तो फिर से हल्का हल्का आइटम ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर वो यहाँ पर पहुंच गया, अगर वो यहाँ पर पहुंच गया तो वो हमें ऐसा लगे वो फिर, और फिर उसके बाद यहाँ पर वापस क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हवा ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद कंडेंस करेगा, बादल बनाएगा, बादल बनाएगा तो हमें दिखेगा कि रात में चमकने वाले बादल, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें चमकते हुए से दिखते हैं, तो इसलिए हमें क्या दिखते हैं? तो मीजोपॉज में कितना टेम्परेचर है? -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। मीजोपॉज के बाद आयोनोस्फीयर, नाम है आयोनोस्फीयर। कहां पर बेटा? आयोनोस्फीयर में, हाँ मुझे लगा मीजोस्फीयर बोल रहे हो। आयोनोस्फीयर में वापस से क्या घटना हो रही है? वापस में हम देखेंगे कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर है जो वो बढ़ रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन, ठीक है। और यहां पर उसी रेट से बढ़ रहा है तो यहां पर हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने का यहां पर रीजन क्या है? यहां पर क्या है कि जो भी आपको गैस मिलेगी जैसे ऑक्सीजन, वो आयंस में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं सर प्रकाश बहुत ज्यादा मिल रहा है, सनलाइट यहां पर बहुत ज्यादा मिल रही है, तो सनलाइट ऊपर जाते जा रहे हो, सन के पास जाते जा रहे हो, है ना, तो सनलाइट वहां पर ज्यादा मिलती जा रही है। सनलाइट इसको क्या कर रही है? तोड़ देती है, मतलब जो परमानेंट बॉन्ड्स हैं उनको भी तोड़ देती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? परमानेंट बॉन्ड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इनके बिना, ठीक है। तो इनको भी O+, O-, N+, N-, H+ और H-, मतलब परमानेंट बॉन्ड को भी तोड़ देती है, इतनी ज्यादा लाइट यहां पर मिलती है। तो लाइट के मिलने से यहां पर क्या है? परमानेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट निकलती है बाहर। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस पूरे प्रोसेस में जो परमानेंट बॉन्ड यहां पर टूटते हैं तो यहां पर क्या होता है कि हीट है जो वो हीट डिसिपेट, ठीक है। इस प्रोसेस में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हीट है जो वो बाहर निकलती है। और क्योंकि बेटा हीट बाहर निकलेगी तो वो एड ऑन करेगी, तो यहां पर भी हम क्या देखेंगे? गिरना चाहिए था टेम्परेचर लेकिन बढ़ना शुरू हो गया। हीट डिसिपेट्स, ठीक है, हीट है जो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती। क्या? थर्मोस्फीयर, यस, टेम्परेचर वाला। और ये वाला एक ही बात है, इसको हम थर्मोस्फीयर भी कह देते हैं, जिसको तापीय मंडल या आयनोस्फीयर, आयन मंडल, एक ही बात होती है, ठीक है, समझ गए। यहां पर एक और खास बात है, यहां पर कुछ लेयर्स मिलती हैं, यही इसकी खास बात है। यहां पर सर क्या मिलती है? लेयर्स मिलती है। कैसी लेयर्स? यहां पर जैसे DEFG, डी लेयर मिलेगी, है ना, डी लेयर, यहां पर E लेयर मिलेगी, ठीक है, F लेयर मिलेगी, G लेयर मिलेगी, तो यहां पर कुछ लेयर्स मिलती हैं। खैर मोटा मोटा बस आप ये समझिए कि इनका काम क्या है कि जो नीचे से आपने क्या भेजी? रेडियो वेव्स भेजी, ये उन पर टकराएंगी और ये वापस इसको भेज देती हैं अर्थ में।
तो जो हम पहले रेडियो सुनते थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, आ रही है, आ गई आ गई आ गई, चली गई चली गई चली गई, याद आया? एंटीना सेट हिलाता था एक आदमी ऊपर से, आ गई क्या? हाँ आ गई, टीवी में आने लगा, याद आ रहा है? तो वो वाली चीजें इसी की वजह से होती थी, क्योंकि वो तब उस समय सारी चीजें अब सेटेलाइट से चलती हैं, तब रेडियो वेव से चलता था मामला। तो आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है कि FM आज भी जब आप सुनते हैं तो कुछ एरियाज में, जब आप बाइक इससे कार से जा रहे होते हैं तो कुछ कुछ एरियाज में वो चला जाता है, लेकिन जब रात में जा रहे होते हैं तो मिले सुर मेरा तुम्हारा चल रहा होता है, क्योंकि रात में वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको रुकावटें नहीं मिल रही बीच में, उसको बीच में रुकावटें नहीं मिल रही, क्योंकि रेडियो वेव्स को ये क्या करता है, ये इस पे टकराती हैं लेयर्स पे और ये वापस होता है। ये नेचुरल सिस्टम है, हमने इसका यूज किया, और रेडियो पहले ऐसे ही चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, उनको क्या करते हैं, ये उसको रिवर्ट बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। अब और ज्यादा डिटेल में मत जानिए, क्योंकि ई है जो उसका नाम भी है कैमनली हेलिसाइड, खैर बहुत हैवी लेवल हो जाएगा, वो ऑप्शनल का लेवल हो जाएगा, तो उतना लेवल आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर जो बोलेंगे, मतलब अच्छा ये बनी क्यों है, ये बनी है नाइट्रोजन के टूटने के से, N2 के टूटने से, मतलब ब्रेकेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के टूटने से ये लेयर्स हैं जो वो यहाँ पर तैयार हो गई हैं, ठीक है। और इस लेयर में होता क्या है, इस लेयर में क्या है कि दो चीजें मिलती हैं, ऑरोरा ऑरियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। तो मतलब जो हमें लाइट कहां पर दिख रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट दिख रही है, वो है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रही है वो है हमारी बोरियोलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखने वाली ऑरोरा बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में दिखने वाली ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस भी यहाँ पर मिलती है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉस्मिक वेव्स की वजह से, कॉस्मिक वेव्स की वजह से। कि यहाँ पर क्या होता है, कॉस्मिक वेव्स का मतलब कि कोई भी स्पेस से कोई भी है जो एक कण, वो इसमें इस एरिया में एंटर कर गया है, और जब वो इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा इनमें, और जब फ्रिक्शन होगा, इस जगह से टकराएगा इस एरिया में, तो जो यहाँ पर लेयर्स मौजूद हैं उनमें वो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि यहाँ पर आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, वो टूट जाएगा। आयोनाइजेशन मतलब टूटना, जब यहाँ पर परमानेंट बॉन्ड नहीं बचते तो वो क्या बचेगा, तो वो टूटेगा, तो उसके टूटने से क्या होगा, लाइट निकलेगी, लाइट निकलेगी, तो अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में निकली तो हम उसको बोल देंगे ऑस्ट्रियोलिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में निकली तो बोल देंगे बोरियोलिस, ठीक है, ठीक है। अब ऊंचाई में जाते जाते यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना हाई, इतना इतना गर्म, मतलब हम तो ऊपर मतलब आग के गोले चल रहे हैं, फिर तो ये चलना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो लोहा पिघल जाता है। लेकिन यहाँ की मामला ऐसा है कि इस 1000 डिग्री सेल्सियस में आपको, इस 1000 डिग्री सेल्सियस में मान लो आप पहुंच जाओ, वैसे जा नहीं पाओगे, और हवाई जहाज से बाहर हाथ निकाल लो और ऐसे करके टच करो, तो मतलब जल जाना चाहिए फिर तो हाथ। लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप टच करोगे ना तो आपको जलन भी महसूस नहीं होगी। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर एटमॉस्फेयर पर आप टच भी कर दोगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप घूमोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, आपकी जो हवाएं हैं उनकी डेंसिटी घटती जा रही है, और ऊपर जाते जाते डेंसिटी इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है। ये बात आपको याद है कि मैंने आपको ये बात बताई थी, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि 50% गैसेस, 50% गैसेस कहां पर मौजूद हैं, 5.6 किलोमीटर के एरिया में की हाइट पर। याद है, 50% ऑफ गैसेस, जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेस मिल रही हैं उसकी 50% गैसेस हैं जो वो आपके 5.6 किलोमीटर के एरिया में ही मिल जाती हैं। नीचे से, जमीन से 5.6 किलोमीटर के एरिया में ही इनका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। तो बची हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो बची हुई की कर रहे हैं, ठीक है, 50 बची हुई 50% की कर रहे हैं, वरना आधी तो नीचे ही है, और इसी की वजह से तो हमारा एटमॉस्फेयर बन पा रहा है।
क्योंकि आधी यहाँ पर है, वही आधी तो रोल प्ले कर रही है एटमॉस्फेयर को बनाने में, और ऊपर जो है वो हल्की होती जा रही है, हल्की 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 और हल्की। तो जब हम आयनोस्फीयर की बात करेंगे तो आयनोस्फीयर में इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि मैं कह सकता हूं कि सर वहां पर आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा, कुछ नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि वो बहुत हवाएं हैं जो वो बहुत लाइट हो चुकी हैं, बहुत कम है उनकी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्योंकि बहुत कम हो जाती है इसलिए लो डेंसिटी, ठीक है, इन हवाओं की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। और फिर इसके बाद आ जाता है क्या आपका एक्सोस्फीयर। तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि एक्सोस्फीयर में अगर मैं लिखना चाहूं तो सेम वही कंडीशन लिख सकता हूं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा है। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सेम कंडीशन है उसकी आयनोस्फीयर वाली ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और इसकी मुझे ऊपर पता नहीं है ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको जितना आउटर स्पेस तक हमने मान लिया पूरा कि ये एक्सोस्फीयर है, आउटर स्पेस तक एक्सोस्फीयर, तो हवाएं और ज्यादा हल्की हो जाएंगी फिर तो, है ना। जब आयनोस्फीयर में ही इतनी हल्की हो गई थी तो एक्सोस्फीयर में तो और हल्की हो जाएंगी। तो वो सेम सारी चीजें हैं जो वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं जो वो सेम देखने को मिलती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो क्या समझे, क्या समझे, ये है पोल्स, ये है इक्वेटर, ठीक है। 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, यहां पर क्या है एटमॉस्फियर, यही मिलेगा। यहां पर सारे आंधी तूफान सब यहीं आ रहा है ना, यहाँ पर हम कहेंगे सर आंधी तूफान बारिश साइक्लोन सब यहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ यहीं हो रहा है। देन उसके बाद 50 किलोमीटर ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, जिसमें कि 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिल रही है, ओजोन लेयर मिल रही है, ठीक है, ओजोन लेयर 22 किलोमीटर पर आपको ओजोन लेयर, ठीक है। मतलब 22 किलोमीटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसका 22 किलोमीटर पर माना जाता है, वैसे 15 से लेकर 35 तक मिलती है वो, ठीक है। तो 22 किलोमीटर पर आपको ओजोन लेयर मिल रही है स्ट्रेटोस्फियर में, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सर आइडियल कंडीशन, एटमॉस्फेयर यहाँ पर है नहीं, नो एटमॉस्फेयर, बिकॉज तो आइडियल कंडीशन हो जाती है किसके लिए, हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आइडियल कंडीशन बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आपने क्या देखा कि आपका मीजोस्फीयर आ गया। और मीजोस्फीयर में हमने क्या देखा था कि सर मीजोस्फीयर में हमें क्या मिली थी, कुछ क्या वो रात में चमकने वाले बादल मिले थे, है ना, रात में चमकने वाले बादल, जिनको हम क्या कह देते हैं, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड बोल देते हैं। ये है आपके मीजोस्फीयर, इनको हम रात में चमकने वाले बादल या नॉक्टिलूसेंट क्लाउड है जो वो बोल देते हैं। इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद फिर हम और ऊपर आए, और फिर हमारा कितना किलोमीटर पर, 640 किलोमीटर, वो शायद मैंने लिखा नहीं है यहां पर, 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक हमें क्या मिला, हमें 640 किलोमीटर तक हमें क्या मिला, आयोनोस्फीयर। और इस आयोनोस्फीयर में हमें कुछ लेयर्स मिली, कैनली हैवीसाइड लेयर, ठीक है, और आपकी एपल्टन लेयर, इस तरीके की कुछ लेयर। तो इनको आराम से क्या बोलते थे, डी ई एफ, और ये आपको क्या कर रही थी, रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन कर रही थी, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपने कहा कि यह सर एक्सोस्फीयर हमें मिला, ठीक है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पर मिल रहा था -45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जब आया तो मिला मुझे 0 डिग्री सेल्सियस, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे मिला माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस मिला। और फिर उसके बाद जब मैं ऊपर गया तो यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मिल गया इस जगह तक आते आते। क्यों? क्योंकि सर इस जगह पर टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा, और फिर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर फिर घटने लगा, और फिर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा।
यस, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन पूछेगा क्या टेम्परेचर इन्वर्जन जो नाम साइंटिस्ट ने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लिए दिया है, वो कहीं और अगर ये सिचुएशन हो रही है तो उसके लिए एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। अगर मैंने यहाँ पर आपको ये बात बताई है कि यहाँ पर भी तो सर टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे ही हो रही है, तो उसका कारण मैंने कुछ और बताया, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में उसका कोई कारण नहीं है, स्ट्रक्चरल कंडीशन उसका कारण बनेगी, कल बताऊंगा ये सारी चीजें कि क्या है उसका कारण। लेकिन यहां पर आप ये समझिए, यहां पर इसका कारण मैंने क्या बताया आपको, ओजोन लेयर, और यहां पर मैंने इसका कारण क्या बताया आपको कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यहां पर मैंने कारण बताया। तो यहां हल्की से हल्की चीज को भी तोड़ देगा, तो यहां कारण है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, और यहां कारण है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं है। टेम्परेचर इन्वर्जन जो है उसको हम तब बोलेंगे, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल हम सिर्फ ट्रोपोस्फियर की वाली चीजों में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है, हाँ, एनीथिंग, ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।